ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई को इक्वल्स टू में प्रूफ करना है। एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको हमें प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। मैंने कल के लेक्चर में बताया भी था क्या कि जब भी हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन में तो आपको पूरा प्रॉपर्टी यूज करके ही प्रूफ करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 में आप प्रॉपर्टी का यूज करिए तब तक जब तक आपका डिटर्मिनेंट एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, और लास्ट सिचुएशन में आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से ही एक्सपेंड नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है। एक्सपेंशन आप वहां पे करोगे जहां पे फिर और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये तभी आएगा जब आप कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे। तो देखिए करना क्या है, यहां पर हमें लाना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो क्या ऐसा करें कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो कि हाँ सर ये करेंगे तो कुछ मिलेगा। जरा देखो, R1 को अगर हम चेंज कर दें, R1 चेंज बाई R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज बाई R2 माइनस R3, कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? तो क्या मिलेगा, R1 में आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई जेड माइनस जेड एक्स में अगर मैं z कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स। R2 माइनस R3 मतलब y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन ले लूंगा तो z माइनस वाई, और लास्ट वाली रो में z जेड स्क्वायर एक्स वाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ कॉमन मिल रहा है क्या बच्चों? और सेकंड वाले में से? यस, और हमें प्रूफ में ये दोनों टर्म चाहिए भी। तो चलो हम बाहर कॉमन ले ले रहे हैं, x माइनस वाई माइनस जेड। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहां से 1 बचेगा, यहां से x प्लस वाई बचेगा, और यहां से माइनस जेड बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे y माइनस एक्स था, हमने x माइनस वाई कॉमन लिया इसलिए माइनस जेड बचेगा। सेकेंड रो में आओ, 1 वाई प्लस जेड और माइनस एक्स बचेगा। कोई दिक्कत? और लास्ट वाली रो यही रहेगी, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ओके, अब बताइए क्या किया जाए। ऐसा कुछ करिए कि और भी सिंप्लीफाई हो सके। अगर मैं R1 माइनस R2 फिर कर दूं, R1 चेंज बाई R1 माइनस R2, तो बच्चों क्या आएगा, x माइनस, यहाँ पे से मैं लाइन खींच दे रहा हूं, x माइनस वाई माइनस जेड, ये तो रहेगा ही रहेगा। अंदर क्या आएगा, 1 माइनस 1 करोगे 0, यहां से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड आएगा, और माइनस जेड माइनस माइनस प्लस, तो ये भी x माइनस जेड हो जाएगा। और सेकेंड रो वही रहेगी क्या, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? अच्छा, अब देखो यहां से मैं z माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ क्या, R1 से x माइनस जेड है, लेकिन क्योंकि हमें प्रूफ में z माइनस एक्स चाहिए तो मैं z माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो जैसे ही आप z माइनस एक्स बाहर ले आओगे तो बाहर हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और अंदर बचेगा 0 माइनस 1 माइनस 1 1 जेड वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ओके, मैंने कल बताया हुआ था बच्चों
कि हम लोग वहां पे एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको मैंने पहले ही दिन बताया था डिटरमिनेंट में कि आप डिटरमिनेंट को किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए R1 में एक एलिमेंट जीरो है बच्चों, दो एलिमेंट -1 -1 है। क्या इन दोनों में से किसी एक को हम जीरो बना सकते हैं किसी भी ऑपरेशन की हेल्प से? बताओ क्या ऑपरेशन लगाएं कि दोनों में से कोई भी एक -1 जीरो बन जाए? ऐड करोगे तो ये तो वो हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस। हाँ, आप करिए क्या, C2 को चेंज कर दीजिए C2 - C3 से। हम C2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, C2 चेंज बाई C2 - C3। तो ये क्या आएगा, x - y, y - z, z - x, और डिटर्मिनेंट में C1 वही रहेगा क्या, 0 1 z। C1 वही रहेगा 0 1 z, और C2 - C3 जब करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y + z, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, x + y + z, और लास्ट में माइनस करोगे तो आ जाएगा z² - xy। और C3 भी वही रहेगा, क्या था, -1 - x xy। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब आप देखिए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू R1। एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1। तो जब बच्चों आप R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो दो एलिमेंट तो जीरो ही है, केवल यही इसी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा एक्सपेंड। तो ये क्या हो जाएगा, x - y, y - z, z - x, और आपने ले लिया -1। यहाँ पर क्योंकि क्या है, -1 है, जब आप -1 लोगे तो होता क्या है कि जो आप एलिमेंट लेते हो उसके सामने की रो और कॉलम को आप हाइड कर लो, जो बचा, ये चार एलिमेंट बचे, तो दिस इंटू दिस ये क्या हो जाएगा, z² - xy माइनस। अब ये जेड का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ध्यान रहे साइन किसका रहेगा, माइनस का। ये तीनों ही एलिमेंट माइनस में हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -zx -zy -z²। यही होगा कि नहीं बच्चों? अब देखो ये z² से z² कैंसिल हो गया, ये बाहर जो -1 इंटू में है इसको आप अंदर भेज दो, तो जो तीनों में माइनस है, ये तीनों से चाहे माइनस कॉमन ले लो, तो बच्चों ये आ जाएगा x - y, y - z, z - x, और -1 अंदर भेज दो, ये सभी प्लस में हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, xy + yz + zx = RH। ऐसे ही हमें प्रूव करना आया। किसी स्टेप में कहीं पे कोई दिक्कत? ओके, रफ कर दें? क्यों रफ? ओके, अगला कौन सा था, 11th का फर्स्ट। 11th का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, a - b - c। हर्षित बोलो जरा, कॉलम वाइज बोलो। 2b 2c, सेकंड कॉलम 2a b - c - a 2c 2a 2b b - a। ठीक है, और प्रूफ करना है b + c का। चलो LHS हम ले रहे हैं। अगर मैं R1 को चेंज करूं, प्रूफ को करने का मैं आप लोगों को एक छोटी सी ही ट्रिक है, बहुत विशेष ट्रिक नहीं है। जैसे आप लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में करते थे, वहां पे आप लोग जब यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए यानी आइडेंटिटी बनाने के लिए, पहले मैंने आपको ट्रिक बताया था, आप वन को खोजिए, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स को आप वन बनाइए, यूनिट बनाइए, ठीक है।
तो वही चीज बच्चों यहाँ पर भी है कि आप अगर जैसे कोई चीज प्रूफ करना है तो आप जितना ज्यादा एलिमेंट्स को, जितनी ज्यादा एंट्रीज को, किसी रो या किसी कॉलम की एंट्री को कम से कम दो जीरो अगर आपको मिल गए किसी डिटर्मिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में, कम से कम दो एलिमेंट अगर आपको जीरो मिल जाएंगे, फिर वहां पे आप एक्सपेंशन कर सकते हो और आपके लिए प्रूफ बहुत आसान हो जाता है। तो कोशिश यही रहती है जीरो बनाना, और जीरो तभी बन पाएगा आसानी से जब आप वन की तरफ देखोगे। तो उसके लिए जरा देखिए, अगर मैं आर वन को चेंज करूं बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो देखिए आर वन क्या आएगा जब आप तीनों को प्लस करोगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यही आएगा कि नहीं तीनों में? ओके। और बाकी तो सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज रहने दो, बी माइनस सी माइनस ए, टू बी, टू सी, टू सी माइनस ए माइनस। अब इसे कि ये बेनिफिट हुआ, ए प्लस बी प्लस सी आपको फर्स्ट रो में कॉमन मिल रहा है, बाहर ले सकते हो। और जैसे ही आप बाहर देखो कॉमन ले लोगे, तो फर्स्ट रो में आपको वन 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 मिल जाएगा कि नहीं? बाकी सेकंड रो थर्ड रो वही रहेगी, सेकंड रो थर्ड रो वही रहेगी बच्चों, टू बी, बी माइनस सी माइनस ए, फिर टू बी, इधर टू सी माइनस ए माइनस बी, सेकंड रो और थर्ड रो वही रहेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या आपको बताया कि हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी मतलब रो या कॉलम के दो एलिमेंट्स को जीरो बनाना। जरा देखो ऊपर आपके पास फर्स्ट रो के तीन तीन के तीनों एलिमेंट वन है कि नहीं बच्चों? हाँ, तो अगर मैं ऐसे कर दूं, सी वन चेंज बाई सी वन माइनस सी टू एंड सी टू चेंज बाई सी टू माइनस सी थ्री, मैंने कुछ देखा नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ मुझे दो जीरो बनाना है। तो मैंने सी वन को चेंज किया सी वन माइनस सी टू से, और सी टू को चेंज करूंगा सी टू माइनस सी थ्री से। तो देखिए क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी तो रहेगा बाहर ही, अंदर देखिए क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। जब टू बी में से आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, आएगा क्या? सी टू माइनस सी वन माइनस सी टू कर रहे हैं, सी वन को चेंज कर रहे हैं किससे, सी वन माइनस सी टू, तो देखो टू बी माइनस बी तो प्लस मतलब बी बचेगा। अब अंदर जब माइनस जाएगा तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये बी प्लस सी प्लस ए आएगा कि नहीं? इसी तरह से जब आप तीसरा एलिमेंट देखो, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू सी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है टू सी, तो टू सी में से टू सी माइनस करेंगे तो जीरो आएगा कि नहीं? इसी तरह से सी टू माइनस सी थ्री करना है, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन, क्या हो जाएगा जीरो। बी माइनस सी माइनस ए में आप टू बी माइनस करोगे, क्या आएगा बोलो जल्दी से, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आएगा? हाँ हाँ हाँ, बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी, सी टू माइनस सी थ्री, बताओ जल्दी से। अरे भैया, हम क्या लिख रहे हैं ऊपर देखो, अब बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू, क्या आएगा? यानी यानी ए बी सी तीनों माइनस में आएगा क्या? तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर हम ए प्लस बी प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसी तरह से इसको आप माइनस करो, टू सी में से सी माइनस ए माइनस बी को माइनस करो, इसमें से टू सी में माइनस करो सी माइनस ए माइनस बी, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो टू सी में से सी माइनस होगा तो सी बचेगा, ये दोनों प्लस में, तो ये सी प्लस ए प्लस बी आ जाएगा क्या? यानी ए प्लस बी प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं। बाकी सी थ्री पे हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे, तो एज इट इज रहने, तो क्या वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी। अच्छा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, क्योंकि बस एक दो स्टेप में आंसर आपका आने वाला है। क्यों? यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो किसी को भी। हाँ, ओके। अच्छा इधर देखो,
C1 में देखो, C1 में अगर देखो यार ये जीरो है, ये भी जीरो है, और ये a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, बी प्लस सी प्लस ए बोलो या a प्लस बी प्लस सी बोलो, बात एक ही है। क्या a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले सकते हैं क्या? क्योंकि इसको जी, हाँ, दोनों में ले सकते हैं, वेरी गुड, बस वही मैं कहना चाहता था। तो जब आप ए प्लस बी प्लस सी इसमें से, क्योंकि ये तो जीरो जीरो है, आप इस जीरो को जीरो इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इस जीरो को भी जीरो इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पर C1 में भी, इसी तरह से C2 में भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन मिलेगा। तो दो बार जब आपको कॉमन मिलेगा, एक बाहर ऑलरेडी से है, तो ए प्लस बी प्लस सी का ये बच्चों होल क्यूब हो जाएगा कि नहीं बाहर? अंदर क्या बचेगा? जीरो वन जीरो, जीरो माइनस वन वन, वन टू बी, सी माइनस ए माइनस बी। और एक्चुअली में प्रूफ तो हमें यही करना है, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें वन लानी है ना? तो क्या करो, इसको बच्चों एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1। R1 मतलब इस केवल R1 में बाकी पहले और सेकंड एलिमेंट तो जीरो जीरो ही, केवल यही वाला एलिमेंट है, वन के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे, बाहर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आपके पास है ही है। जब वन के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या आएगा, वन इंटू वन माइनस, ये जीरो में इंटू करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो, वन में वन का इंटू करोगे तो वन ही आएगा। ओवरऑल ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया कि नहीं, विच इज इक्वल्स टू RHS। आया समझ में? चलो ठीक है, तो रफ कर दें इसको। ओके, हर्षित अटेंडेंस ले लेना, हाँ अभी ले लो, जब तक हम रफ कर रहे हैं हम फिर आते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। रिंकी तुम्हारा हो गया, तुम लगा चुकी हो ये 4.2? चलो ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप लोग ये बताइए, किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं? क्या क्या जानते हो, कौन कौन सा तरीका ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का? जितना आप लोग जानते हो मेरे को बताओ, फॉर्मूला बताओ या मेथड बताओ, जिससे आप लोग एरिया निकाल सकते हो ट्राइंगल का। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। हेरॉन्स फार्मूला, किसी को याद है हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है? कोई बताएगा, रिंकी या कोई और? हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है? एंड एस इक्वल्स टू व्हाट? हाउ टू फाइंड? फॉर्मूला होगा कोई यस वेरी गुड। ओके चलो, ये भी हो गया। और कोई फॉर्मूला? दो तरीके आप लोग बता दिए। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालते थे कि ट्राइंगल के अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें पता है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है, और इसका x3 y3 है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बताए कोई? मुझे याद आ रहा है हम लोगों की क्लास में, 10th क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, आप लोग जब 10th क्लास में थे, तो अभय प्रताप आप ही के बैच का है ना? तो मेरे को वो तरीका बताया था सर, हम लोग कैसे याद करते हैं इसको, 23 31 12। x2 यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। उसने यही कहा कि सर देखिए ये 2 3 23 31 12। तो ये फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। अगर आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है,
तो आप इस फार्मूला का यूज करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन इसी फार्मूले को, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला है बच्चों, इसी फार्मूले को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सॉरी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के रेस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करते हैं, और उसमें 3 टर्म्स आते हैं अगर वो 3x3 का डिटर्मिनेंट है। तो जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 3 टर्म्स हमारे पास यहाँ पर भी हैं, और कहीं ना कहीं ये जो हम 3 टर्म्स लेते हैं जिनके रेस्पेक्ट हम एक्सपेंड करते हैं वो हमारे पास x1 x2 x3 कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो क्या हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, सेम फार्मूले को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से लिखोगे, हाफ बाहर रहेगा, यहाँ पे आप लिखोगे x1 y1, यहाँ पे लिखोगे x2 y2, यहाँ पे लिखोगे x3 y3, और लास्ट में लिख दोगे 1 1 1। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। अगर मैं कहूं कि अगर आप इसको C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करो इस डिटरमिनेंट को, तो यही आएगा, आएगा कि नहीं बच्चों? फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर आप एक्सपेंड करोगे तो बिल्कुल यही आएगा, आप चाहे तो करके देख लेना। तो यहाँ पे फिलहाल डिटर्मिनेंट में इस फार्मूले का यूज करके हम लोग ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना? और एक और छोटी सी चीज इसमें ये, अगर 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और बोला जाए प्रूफ करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? अगर कोलिनियर, तो तो हमें कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ, तो कैसे प्रूफ करेंगे अगर हमें प्रूफ? यस, वेरी गुड। अगर आपको प्रूफ करना है कि मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो ट्राइंगल जनरेट ही नहीं होगा। ट्राइंगल जनरेट ही नहीं होगा तो एरिया की बात ही नहीं करेंगे। तो बस इतना छोटी सी चीज है बच्चों इसमें, और कुछ खास नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें आपको लग रहा हो तो कहो तो बता दें। जैसे मैं, चलो इसमें लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हो सकता है आप ही लोग अगर बता दो तो बेटर है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, सो दैट 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक पॉइंट है पहला ए, जिसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा b प्लस सी। पॉइंट बी, जिस वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट है b कॉमा सी प्लस ए। और तीसरा वर्टेक्स सी है जिसका कोऑर्डिनेट है c कॉमा ए प्लस बी। आपको प्रूफ करना है कि ये जो वर्टिसेस ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यानी ए बी सी से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एक्चुअल में वो ट्राइंगल फॉर्म हो नहीं रहा है, मतलब आपको इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। और हम उस कोलिनियर के लिए बस वही करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 y1, यानी कि ए बी प्लस सी, x2 y2 मतलब b c प्लस ए, और x3 y3 मतलब c ए प्लस बी, और लास्ट में 1 1 1। एक्चुअल में अगर इस डिटर्मिनेंट को अगर हम 0 ला दें तो कोलिनियर बच्चों प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? क्यों? अगर इस डिटर्मिनेंट को हम 0, और मैं कह रहा हूं बहुत आसान है 0 लाना। आप कैसे करो? आप R1 को चेंज करो, R1 देखो, जब आपके पास 3 1 है, आप C3 को देखो, कॉलम 3 को पे आपके पास 3 1 है कि नहीं? अगर आप किसी इन तीनों में से किन्हीं भी दो को 0 बना दो, तो आपको फिर एक एक्सपेंड करने के लिए केवल एक ही टर्म बचेगा कि नहीं, जिसके रेस्पेक्ट में आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, R1 को चेंज करो विद द हेल्प ऑफ R1 माइनस R2, एंड R2 कैन बी चेंज बाई R2 माइनस R3। किन्हीं भी दो को चेंज कर सकते हो। तो जब आप R1 यहाँ पे हो जाएगा क्या, बाहर हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 मतलब A माइनस बी। यहाँ पे आप माइनस करोगे, C से C कैंसिल, बचेगा B माइनस A, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी तरह से जब आप R2 माइनस R3 करोगे, B माइनस C, A से कट जाएगा C माइनस B, यहाँ पे आ जाएगा 0, और थर्ड रो वही रहेगी C A प्लस B 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? R1 और R2 से बच्चों कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? यस, हाफ
ए माइनस बी R1 से हम ले रहे हैं, बी माइनस सी हम R2 से ले रहे हैं। ये कॉमन मैंने लिया बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा बताओ? 1 - 1 0, 1 - 1 0, और सी ए प्लस बी 1। अगर फिर से मैं R1 को चेंज करूं विद द ऑपरेशन R1 माइनस R2, बहुत ध्यान से देखना ये चीज, मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, आप एक्सपेंड भी कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू C3, तो भी आंसर आ जाएगा। मैं जानबूझ के ऑपरेशन लगा के कर रहा हूँ। R1 चेंज बाई R1 माइनस R2, क्या आएगा बताओ जरा? R1 क्या हो जाएगा? केवल R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 R3 वही है। 1 - 1 0 R2 है, सी ए प्लस बी 1 ये R3 है। R1 क्या है बताओ? R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 से, तो यहाँ पर R1 क्या आएगा? मैंने अभी R1 के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। 0, अच्छा 1 रिंग की 1 कैसे आएगा 0 के बाद? ये भी माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी आप ये देखिए कि फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट 0 आ गए क्या? क्यों बच्चों? और ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़े हो कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है? पढ़े हो कि नहीं? ठीक है, तो कहने का मतलब देखो, हम कह रहे हैं अगर आप पहली रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड भी करोगे तो क्या कुछ मिलेगा क्या? तो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम 0 हो जाए, एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 0 हो जाए या यूं कहें सेम रहे, सेम रहे, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 में देख पा रहा हूं, उसमें ये बोला जा रहा है कि अगर इफ एनी टू रो, अच्छा उसमें तो ये है कि दो रो या दो कॉलम सेम हो तो 0 हो। इसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए बच्चों, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। हाँ रिंकी कुछ बोल रही थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, वही चीज, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, कि यहाँ पर बिल्कुल आपने सही बोला कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो एकदम सेम है, आइडेंटिकल है। और प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, मैं पढ़ दे रहा हूं, इफ एनी टू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इसी तरह से कॉलम के लिए भी होगा, तो इफ एनी टू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो बिल्कुल आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, चाहे इस पे लगा दो, मैंने एक स्टेप ज्यादा कर दिया तो आप बेटर है इसी पे कर देना। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया मान लो क्वेश्चन नंबर 2। और एक क्वेश्चन और करा दें फिर माइनर और को फैक्टर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि माइनर को फैक्टर फिर उसके बाद है एडजॉइंट और उसके बाद है इनवर्स, उसके बाद है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इतनी चीजें अभी डिटरमिन में बाकी है। तो माइनर को फैक्टर एडजॉइंट तो कल के लेक्चर में हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, 8-10 मिनट बाकी है अभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे फोर्थ का फर्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके 1 2 3 6 दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बोला जा रहा है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, तो इनको ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर नहीं होगा, इसको हम कोलिनियर ही मानकर चलेंगे कि ये पॉइंट एक्स वाई इसी सेम पॉइंट सेम लाइन पे ही है, और अगर सेम लाइन पे है तो उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो तीसरा पॉइंट हमने इसी लाइन पे मान लिया कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई, देन द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब एक्स वाई मिल जाएगा तो आपको इक्वेशन निकालना आसान रहेगा, क्या, हाफ 1 2 3 6 एक्स वाई और लास्ट में 1 1 1 और इक्वल्स टू में 0।
तो जब इक्वल्स टू में जीरो है तो ये हाफ हट जाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। बस आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लो, एक्स वाई के फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये एरिया वाली एक्सरसाइज बच्चों हो जाएगी आप लोगों से, ये टफ नहीं है। ठीक है, आते हैं माइनर पे, माइनर ऑफ अ डिटर, माइनर एंड कोफैक्टर पे। तो पहले आते हैं माइनर पे। माइनर ऑफ माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? माइनर को बच्चों डिनोट करते हैं कैपिटल एम आई जे से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम आई जे से, वेयर आई रिप्रेजेंट फॉर द रो एंड जे रिप्रेजेंट फॉर द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो एम आई जे जो है, मान लेते हैं ये माइनर है फॉर द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आई जे। ये ए आई जे जो है हम डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के लिए बोल रहे हैं। ए आई जे क्या है? जैसे ए वन वन तो मतलब डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो एम आई जे यानी कि माइनर होता क्या है? Minor of an element aij of a determinant is the determinant. एक्चुअल में ये क्या होता है? This is the determinant obtained by determinant obtained by deleting its ith row and jth column। जैसे अभी हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय करते थे क्या, कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का, देखिए जो माइनर निकालते हैं वो डिटर्मिनेंट के आप हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। अगर 3x3 के डिटर्मिनेंट है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 9। तो अब पूछा जाए, मैं पूछूं कि इसमें कितने माइनर होंगे, तो उसका भी आंसर होगा 9। जितने मतलब एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो माइनर क्या होता है? माइनर होता है किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का, किसी डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हो। और वो होता क्या है? डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे लिखूं 123110001, आपको, आपने मान लो हर्षित आया और हर्षित ने कहा कि सर मुझे A12 का माइनर बताइए, फाइंड द माइनर ऑफ A12। ये जो एलिमेंट लिखा हुआ ये A12 है कि नहीं? तो इसका माइनर, तो पहली बात तो इसके माइनर को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या देंगे? M12। M12 इसका माइनर कहलाएगा। और हमने क्या बोला? माइनर होता क्या है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है? बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। यहां पर ध्यान दो, 1 2 मतलब आई यानी फर्स्ट रो, एक सेकंड बच्चों, हाँ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपको डिलीट करना है। इसको फर्स्ट रो, और डिलीट करने का मतलब वही हाइड करना है। फर्स्ट रो बच्चों ये है, सेकंड कॉलम बच्चों ये है। आप इतने को छोड़ दीजिए, इतने को छोड़ने जो भी बचा, इतने को छोड़ने पर आपके पास जो भी बचा, जैसे इतने को आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास यहां पर ये बच रहा है क्या? 1001, यही बच रहा है कि नहीं? अब जैसे इसकी आप अगर वैल्यू निकालोगे तो आप यहां से ये क्या निकालोगे? 1 माइनस 0 यानी कि 1। 1 आएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर इस A12 के लिए जो माइनर आया यानी M12, उसकी वैल्यू क्या आई? 1। ठीक है, तो कहने का मतलब कैसे ऑब्टेन किया जाता है? डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो। मतलब जिस भी आपको जिस चीज का माइनर निकालना है, वो उस रो और उस कॉलम को आप हाइड कर लो। उसके बाद जो भी, अगर 2x2 का है तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगर यही चीज बच्चों 2x2 का डिटर्मिनेंट होगा तो वहां पे आपको डिटर्मिनेंट बनेगा ही नहीं, वहां पे आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा। जैसे सपोज करो 2314, अब मैं पूछूं यहाँ पर आप A12 का माइनर बताओ, तो आप कहोगे सर M12 बराबर, माइनर क्या होगा? M12, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाना है। फर्स्ट रो ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, क्या बचा आपके पास?
तो इस M12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस तरह से 2x2 का माइनर हो गया। इसी तरह ये तो मैंने एक माइनर बताया ना, आप हर एक एलिमेंट का माइनर। अब M12 हो गया। अगर आप मुझसे पूछो कि सर A11 का माइनर बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो बताइए M11 की वैल्यू क्या होगी। A11 का जो माइनर है यानी कि M11, इसकी वैल्यू क्या है। ये वाला रो ये वाला कॉलम चला जाएगा, आंसर आएगा 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो ना। 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही तो बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं। आया समझ में। तो ये हो गया माइनर। और को फैक्टर क्या होता है बच्चों। को फैक्टर तो बहुत ही आसान है। जैसे को फैक्टर को हम लोग कैपिटल A11 या कैपिटल AIJ इस सिंबल से डिनोट करेंगे। और ये होता क्या है, -1 टू द पावर I प्लस जे और इनटू में MIJ, बस।